तो गाइज यहाँ पे आज हमने लिया है नीट 24 का क्वेश्चन पेपर। इसमें इसके थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नीट केमिस्ट्री में एटलीस्ट हमारे 37 क्वेश्चन, अगर जो आपने साल भर बहुत ही लिमिटेड स्टडी की है, मतलब लिमिटेड चैप्टर्स पढ़े हैं, तो यहाँ से 37 कम से कम क्वेश्चन 37 कैसे हम लोग सही करें। अगर जो आपकी एक्यूरेसी और आपने टाइम मैनेजमेंट यानी स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी है, तो फिर आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के इस वीडियो में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे गाइस, पहला जो क्वेश्चन उन्होंने रखा है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें देखो गाइस, आपको पूरे 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मींस दैट कि आप समझ रहे होंगे कि 50 क्वेश्चंस चलता था पहले, बट इस बार जो है 45 भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है गाइस, ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री से लिया गया है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मैचिंग में दिया है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी मिलता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन क्वेश्चंस है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको गलत नहीं करने हैं। मतलब अगर जो आपने गलत किया तो आपको पाप लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करने हैं आपको। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होता है आइसोथर्मल में, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपको कम से कम, देखो यहाँ पे लिखा कैरीड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। आइसोबॉरिक में सभी को, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0। और चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा आपका। ये भी आपको मिल सकता है। आइसोबारिक में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। एडियाबैटिक में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। हीट मतलब आप समझ रहे हो, क्यू, जो क्यू होता है इसका कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है। इजीली क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं अगर जो आपने ज्यादा नहीं 2 घंटे ही केमिस्ट्री को दिए हैं पूरे साल में, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, देखो ये भी क्वेश्चन मैं इसको इजी की कैटेगरी में डालूंगा। रीजन इज दैट यहाँ पे देखो ये सी वाला ऑप्शन गाइस, आप देखो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में आपको बहुत ही इजीएस्ट मेथड से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली उन्होंने आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है। तो सी वाला अगर जो आपने 4 किया है, देखो सी वाला अगर जो आपने 4 कर दिया है, तो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 ऑप्शन आपके आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट के 2 ऑप्शन आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं अगर जो आपने सी वाला देख लिया है तो। इसके बाद में अगर जो आप कहो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो आयोनाइजेशन जो गाइस इसमें हो जाएगा, या देखो हाइड्रेटेड वाला देख लो यहाँ पे, हाइड्रेटेड सॉल्वेट या फिर हाइड्रेटेड, तो ये जो हो जाएगा हमारा गाइस यहाँ से देखो वाटर, जहाँ पे ये सॉल्वेट वाला मतलब जहाँ पे वाटर मिले आपको, तो उससे आप इसको मैच कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 3rd हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है वो बाइडेंटेट लिगेंड्स में होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक, और इसके अलावा जो ये थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं। क्वेश्चन हालांकि बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस, डेल्टा जी जो होता है, और जो आपकी डेल्टा एस होता है, मतलब एंट्रोपी चेंज जो होती है डिफरेंट प्रोसेसेस में, लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक में। ठीक, एडियाबैटिक में तो मतलब 0 होता है, साइक्लिक में भी 0 होता है, लेकिन आइसोथर्मल पूछ सकते हैं, आइसोबारिक पूछ सकते हैं, आइसोकोरिक पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आपके टिप पे होनी चाहिए और सिर्फ फार्मूला पूछते हैं। इसके अलावा इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वगैरह हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, वर्क डन क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। और यकीन मानो गाइस, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, डेल्टा एच और डेल्टा यू में जो रिलेशंस आए हैं उससे भी क्वेश्चन नीट में 2-3 देखने को मिल चुके हैं रिसेंट ईयर में। तो ये भी आप टॉपिक पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ से आपको प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। और सारे ईजी टॉपिक है जो मैंने बताया आपको, सारे इजी टॉपिक है गाइज। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये जीओसी का क्वेश्चन है, और जीओसी का क्वेश्चन बहुत ही पेटेंटेड रहता है। या तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, या कार्बोनाइन की या फ्री रेडिकल्स की पूछ लेते हैं। ठीक है, या वहाँ पे रिजोनेंस, कौन सी स्ट्रक्चर रिजोनेंस स्टेबलाइज है या कौन सी मोस्ट स्टेबल है, टाटोमेरिज्म है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पूछते हैं। एक बार अच्छे से आप इसको एक बार देख के जाइए। माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे होता ऑपरेट होता है, माइनस इफेक्ट का ऑर्डर या प्लस आई का, इस टाइप से आप क्वेश्चन को देख के जाएंगे, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से वहां पे हो जाएगा। जीओसी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है। अगर जो आपने क्वेश्चंस किए हैं तो वहां पे आपके इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 53,
अब ये देखो जो है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, इसको तो आप रट के ही जाना है आपको है, लाइक रट के जाएंगे तभी आपका इसमें बेनिफिट होगा। यहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी हैं आपको, और रिएक्शंस आपको पहचाननी है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसका रीजेंट से मैच करवाया गया है। रीजेंट इसमें कौन कौन सा होगा, तो देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ये ओ लग जाएगा, और ये कब होता है हमारा, ये गाइस हमारा होता है ओजोनोलिसिस में। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए का 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद में जो इजी आप इसमें कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये बेंजीन से आपने बना दिया, यहाँ पे है बेंजोफेनॉन बना दिया है। और बेंजोफेनॉन कब बनेगा, जब आप इससे मैच करवाओगे, मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट आपकी एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे है, तो ये भी आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, तो इस टाइप से आप करके चीज़ें आसान कर सकते हो। और ये तो सबको पता रहता है कि अगर जो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, मतलब मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, आइसोप्रोपाइल लगा हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, सॉल्ट में, रिस्पेक्टिव सॉल्ट में। या फिर अगर जो यहाँ पे ये बेस नहीं दिया होता तो ये एसिड बना देता है डायरेक्टली आपका। तो इस टाइप से इसको आप मैचिंग कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको आप टैकल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें चीज़ें और क्या कर सकते हो आपको, ये देखो ये पूछा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंटिंग। तो इंट्रामोलिक्यूल सबको पता रहता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल में अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको हम लोग इंट्रा बोलेंगे। और इंट्रा आपको पता है कि आर्थो नाइट्रोफेनॉल के केस में हमको देखने को मिल जाती है इंट्रा, और जबकि पैरा जो नाइट्रोफेनॉल होता है उसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या पैरा नाइट्रोफेनॉल उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हाईएस्ट नंबर, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का एक पेटेंटेड क्वेश्चन रहता ही, आपने शुरुआत से पढ़ी होगी मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो इसको भी एक बार आप लोग देख के जाएंगे। नंबर आप मोल कैसे निकालते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, लाइक अगर जो उन्होंने एनटीपी पे वॉल्यूम दे के रखा है, या वेट दे के रखा है, या मोलिक्यूल दे के रखा है, तो कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देख लेना कि कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी बन जाएगा। और हाँ, एलआर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस बार भी आपको एलआर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एनसीईआरटी में इसके बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, इंटेक्स में भी दिए हैं, और एग्जाम्पल भी इसके दिए हैं, और क्वेश्चन भी दिए हैं लास्ट में। तो वो एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, भी टाइम है आपके पास में लगभग 45 डेज का। ये क्वेश्चन एक हो गया। इसके बाद में देखो ये इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही उन्होंने उठा के रख लिया यहाँ पे है। फॉर द रिएक्शन 2A और B प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस केसी, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बहुत इजी। यहाँ पे केसी दिया है और फिर पूछा कि एट ए गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A, B, C इत्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पूछा है। तो बेसिकली अगर जो हमारा केसी ये क्यू से बड़ा होता है, ठीक है, तो बेसिकली जब केसी हमारा क्यू से बड़ा होता है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। एक याद कर लो आप, आराम से हो जाएगा आपका। केसी अगर जो क्यू से बड़ा होगा तो ये फॉरवर्ड जाएगी, क्यू अगर जो केसी से बड़ा होगा तो बैकवर्ड जाएगी, और केसी को क्यू के इक्वल होगा तो रिएक्शन वो ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी रहती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो जाहिर सी बात, अगर जो केसी बड़ा है क्यू से तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा रादर देन रिएक्टेंट से। और अगर जो क्यू बड़ा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबिलिटी भी पूछी जाती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टेबल कौन रहेगा। तो जो जल्दी टूट जाएगा, मतलब अगर जो फॉरवर्ड बनेगा तो मतलब रिएक्टेंट टूट रहे हैं, तो मतलब रिएक्टेंट जो है वो कम स्टेबल होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे E0 वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है आपसे, कपल मोर पॉजिटिव, तो मोर पॉजिटिव यहाँ पूछा गया है। आप आराम से इसको एनालाइज कर सकते हो। ये डी एंड ए ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक एक बार आपको एनसीईआरटी से रिकॉल जरूर करना चाहिए, वो भी पुरानी वाली एनसीईआरटी से। पुरानी वाली एनसीईआरटी में काफ़ी मैटर दिया है, सफिशिएंट मैटर दिया है। नई वाली में कुछ चीज़ें एलिमिनेट की गई हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी पुरानी एनसीईआरटी से इसको एक बार जरूर आप करके जाइए, आपको चीज़ें आराम से वहाँ पर मिल जाएंगी। फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा गया आपसे है। दो टाइप के होते हैं, फेलिंग ए, फेलिंग बी, और इनका काम ही होता है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करवा दें। तो ये चीज़ भी आपको टॉलिन जैसे होता है, तो टॉलिन जो होता है वो सभी में देता है, मतलब एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो। लेकिन ये जो फेलिंग होता है ये सिर्फ सेलेक्टिव होता है, और ये केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन को नहीं देता है।
कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं, फीलिंग हो चाहे टोलेन हो, ये चीज़ आपको देखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन नीट में देखने को मिला है, तो आप ये नहीं, इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हो नीट एग्जाम में। अगर जो आप नीट एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करके जा रहे हो तो मतलब आप खुद अपना लॉस करवा रहे हो वहाँ पे बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 61, अब इसको आप कहाँ रखोगे? केमिकल बॉन्डिंग में भी रख सकते हो या आप इसको पी ब्लॉक में भी रख सकते हो। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा है। बेसिकली आपसे शेप या ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने पूछा है, शेप क्या हो सकता है, ज्योमेट्री क्या हो सकता है, तो आराम से आप कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो निकालना हो तो आप आराम से निकालिए इसको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं, तो लिखा है बोथ यहाँ पे CONH3 का होल 6 और ये 3+ एंड COF6 कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन दियर मैग्नेटिक बिहेवियर। बिल्कुल आप इनको निकाल के देखिए, ऑक्टाहेड्रल का जो वो बनता है आप देखिए आराम से इसको। अब देखो टाइम रहा नहीं तो चीज़ें आप लोगों ने खुद पढ़ी होंगी, तो इस टाइप से आप बनाते हो। T2G यहाँ पे हो गया, ये इजी हो गया, और यहाँ पे ये +0.6 और नीचे ये -0.4, इस टाइप से आप इसको जो है करते हो। और यहाँ पे ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल जो है स्प्लिटिंग एनर्जी आप लोग यहाँ से निकालते हो, ठीक है। तो इस पे आप देख लेना, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे पेयरिंग करवा देगा। यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड लगा तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। आप आराम से इसको देख सकते हो, बना सकते हो। CO यहाँ पे NH3 होल 6 यहाँ पे डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक उन्होंने बताया है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। कोबाल्ट 27 होता है, ठीक है। और यहाँ से तीन आपने निकाल दिए तो मतलब ये हो जाएगा 4s2 और ये 3d7, और जब 3 निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर बन जाएंगे, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा ये। तो बात तो दोनों सही यहाँ पे लग रही है, तो क्वेश्चन नंबर 62 भी आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे अमंग द ग्रुप 16 विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप NCERT पढ़ोगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी कि कौन सा इसमें जो है वो -2 में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन कर लेगा। आप देखो उससे टीपो करते हैं कॉन्सेप्ट, उससे टीपो, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। पोलोनियम तक गया क्वेश्चन, ये है ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और ये पोलोनियम। तो कौन नहीं करता है, NCERT एक बार रिकॉल करोगे आप चीज़ों को तो आपके सामने चीज़ें होंगी। वैसे मैं देख के बता सकता हूँ आपको कौन नहीं कर सकता। इसमें है क्वेश्चन नंबर 63 था शायद, एक सेकेंड देखो, हाँ ये एक्सप्लेनेशन भी दिया। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज, पोलोनियम इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सो इट डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पोलोनियम एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलोनियम। जो सबसे नीचे होगा वो -2 नहीं शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे केमिकल काइनेटिक का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ पूछा गया आपसे है, LNK और वर्सेस 1/T में। तो क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसको बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये E और यहाँ पे E ये RT ऐसे इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछ लिया बेसिकली आपसे है LNK, तो LN लगा दो यहाँ पे, तो LNK कर दोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा LNA और ये -EA/RT हो जाएगा, ठीक है। ये Y हो जाएगा और ये -MX हो जाएगा और ये +C हो जाएगा। अब देखो स्लोप इसका निगेटिव जा रहा है, तो स्लोप निगेटिव जा रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 1/T में पूछा गया है, ये वाला नहीं होगा। और अरे हाँ, तो इसमें सारे नहीं होंगे, ये वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे देखो ये वाले गाइस क्वेश्चन इसका आंसर नहीं होंगे, स्लोप निगेटिव सिर्फ इसमें दिख रहा है। तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, अगर जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ी है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निगेटिव सिर्फ सेकंड वाले में ही मिल रहा है, तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा ये वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। इसके बाद में 65 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हैलोजेंस का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखा गया है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो ये ऑप्शन आपके दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर आप देखो O और N में चेक करो तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि O जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन N। फोन करके याद कर लो ना, फोन ऐसे फोन करके याद कर लो, तो फोन देखो फोन ही यहाँ पे निकल गया क्वेश्चन आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने देखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये आइसोमेरिक बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रांचिंग जैसे ही आती है बॉइलिंग पॉइंट हमारा घट जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है, इसको आराम से कर सकते हो। ये GOC में आपको या फिर एल्केन वाले चैप्टर में आपको, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। 67 हो गए, 66 हो गए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है नॉट रेडॉक्स। अब देखो इसमें क्या बताना आपको गाइस,
ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। रेडॉक्स रिएक्शन कौन नहीं इसमें है, एक बार अगर जो आपने रेडॉक्स को अच्छे से देखा है, देखो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होती है वो सेम में चलती है, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलती रहती हैं, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको इसमें ये छांटना था कि किसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं चल रही है, बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। और एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम एलिमेंट जो है रिड्यूस भी होता है, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर जो कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें आप एक बार छांटना है इसको, बैठ के एक बार कर लेना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन गाइज इसी के आसपास मिलेंगे आपको, ये नहीं कि नीट ने कुछ अपना पैटर्न चेंज किया, क्योंकि इतनी जल्दी पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एक ये लॉन्ग प्रोसीजर है, कोई एक सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तब जाके क्वेश्चन पेपर को वो लोग फ्रेम करते हैं, क्योंकि उनको बनाना भी रहता है और उनको आंसर भी देने रहते हैं। तो इतनी जल्दी तो ये क्वेश्चन पेपर जो पेपर आपका रहेगा वो चेंज नहीं होगा। आप जैसे 24 में आपने जैसे देखा वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर इस बार भी देखने को मिल सकता है। 67 देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अन्वेषण एंथैल्पी, अब इसमें क्या बताएं, बेसिक पीरियोडिक टेबल अगर जो आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने सबने पढ़ा होगा आराम से, ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो अन्वेषण एंथैल्पी का। ठीक है, ये मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि अगर जो आपने साल में मात्र 1 घंटे ही केमिस्ट्री को दिया है और केमिस्ट्री में आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, अगर जो आप महीने भर इसको आप दीजिए सीरियसली 2-4 घंटे निकाल के, तो केमिस्ट्री में आप 30, मैंने तो 37 बोला है, बट आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी सही है तो। ठीक है, और अगर जो एक्यूरेसी या स्पीड में से कुछ भी आपका डाउन है तो दिक्कत आ जाएगी, इस पे काम करना है आपको अच्छे तरीके से। अब ये ल्यूकास टेस्ट पूछा गया है, तो इंस्टेंटली कौन देता है, जो टर्सरी वाला होता है, सिंपल सी बात है, तो टर्सरी वाला हमको देखने से कौन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देख के जानी चाहिए, ठीक है, अच्छे से जानी चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन और क्या मिलेगा, एथीन में यहाँ नंबर आप सिग्मा और पाई बैंड आपसे पूछ लिया है, कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, ये तो आप मॉड से निकालोगे, है ना। तो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 40 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब बनता है, फिर कर सकते हो ना आराम से। अभी से अगर जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो अभी से कर सकते हो। अब देखो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन टेबल से उठाया है, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना है, आराम से इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा 72 एनिलीन डज नॉट अंडरगो, बिल्कुल एनिलीन जो है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देता या अल्काइलेशन नहीं देता है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस, तो एनिलीन जो होती है वो गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं होते, क्योंकि वहां पे एलिफैटिक अमीन्स बनती हैं ना कि एरोमेटिक अमीन, तो वहां पे आप इसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे गैब्रियल थैलेमाइड से। दोनों बातें यहाँ पे सही लिखी हैं। और अगर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देखोगे तो वहां पे ये टॉपिक आपको जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेटेंटेड है, फैराडेज लॉ अगर जो आपने अच्छे से किए हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इक्विवेलेंट फैक्टर। अगर जो आपने इक्विवेलेंट फैक्टर अच्छे से पढ़ा है कि कब चेंज होके कितना होता है, तो आपका क्वेश्चन ये आराम से बन जाएगा। वैसे कुछ जिसका फॉर्मूला होता है Q/F और यहाँ पे ये NX, इसको आप याद कर लो। Q यहाँ पे जो है टोटल चार्ज होता है, Q = IT भी होता है, और F मतलब फैराडे यहाँ पे 96500 इसकी वैल्यू होती है। N यहाँ पे नंबर आप मोल हो गए और X यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर। इजीली आप क्वेश्चन इससे आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा। 74 में यहाँ पे Kp और Kc बोले हैं कि किसमें इक्वल नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल जो है कम ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें इक्वल नहीं होगा। और अगर जो नंबर ऑफ गैसेस मोल प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट के 0 आ गए तो वहां पे Kp और Kc क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, इस वाले केस में 0 आ जाएगा, मतलब 74 में आप देखो तो यहाँ पे दोनों में 0 आपको मिल रहा है। देन आप फोर्थ वाले में देखो 0 मिल जाएगा, बट यहाँ पे देखो थर्ड वाले में यहाँ पे 0 आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 1 मिलेगा। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है और ये क्वेश्चन कई सालों से नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन देखो पूछ लिया गया। ये आपको जब हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टेबल भी बनी है, टेबल वहाँ पे जो हेनरीज कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। P = होता है KH और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब बेसिकली यहाँ पे जो है ये पार्शियल प्रेशर है और ये जो है आपका हेनरीज कांस्टेंट है, और X यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है। एक बार इसको आप
को जरूर देख के जाना चाहिए। और हाँ, इस टॉपिक में और भी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, लाइक आप राउल्ट लॉ, पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन कर सकते हैं अच्छे से। उसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से देख के जाने चाहिए। जियोट्रॉपिक जो होते हैं, मतलब एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एजियोट्रॉपिक, नेगेटिव एजियोट्रॉपिक। देन इसके बाद में राउल्ट हो गया, और फिर इसके बाद में डिविजन, सॉरी वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नाम ही से है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ गया। एक रिलेशन इसमें और दिया है, KF और KB वाला जो पॉइंट है, उसमें टेबल में रिलेशन दिए हैं, वो रिलेशन एक बार आप देख के जाना। उसमें जो डिपेंडेंसी है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। जितनी मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपको देख के जरूर जानी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद में SN1 यहाँ पे बोला है कि फास्टर है, तो SN1 कौन देगा फास्टर भाई? जिसमें टर्सरी वाला ग्रुप लगा हो, है ना। टर्सरी वाला जो ग्रुप होगा वहां पे SN1 फास्टर। देखो ये तो प्राइमरी है, नहीं देगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये भी क्या लग रहा है, सेकेंडरी है, लेकिन ये तुम्हारा जो बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा बेंजाइलिक बनेगा ना। ये एक बार चेक करना इस चीज को, क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला गाइज नहीं देता है। रीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, या आप यूं कहो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे रीजनेंस भी नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी यहाँ पे लेके आ जाता है। इतनी जल्दी ये ब्रेक नहीं करता है बॉन्ड गाइस। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस थोड़ा देख लेना। आई थिंक यहाँ पे आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। रीजन क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, और बेंजाइलिक जब ज्यादा स्टेबल बनता है, एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक या टर्सरी कार्बोकेटाइंस, ये ज्यादा स्टेबल माने गए हैं, और वहीं पे SN1 जो है वो फास्टर हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन जो गाइस दिया है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट N1, तो ये रिलेशन सीधे आपको पता होना चाहिए। जो E होता है हमारा, ये होता है -13.6, और यहाँ पे ये Z², और ये अपन N², ठीक है। ये पता अगर जो आपको है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है हीलियम का और बेरिलियम का। एटॉमिक नंबर है कि हीलियम का 2 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, 4 होता है। आराम से रखिए इसको, आंसर आपका मिल जाएगा। ये IUPAC नेम पूछ लिया गया है। IUPAC नेम इजी क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखा है कि इसके आपको ऐसा कंपाउंड बनाए जिसमें 2 टर्सरी कार्बन आपको मिले, वो IUPAC नेम आपको बताना है। बना लीजिए, जहाँ पे 2 टर्सरी बन जाए, वही आपको जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 देखो, एक ये टर्सरी मिल गया, एक ये टर्सरी मिल गया। अब आसान हो गया, 1 2 3 4, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका आंसर होना चाहिए। ये देखो पहला वाला ही मिल गया। आसान है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोग कर लेते हो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, द रीजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कोरिस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट। अब ये तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ग्लूकोज पढ़ना है आपको, बायोमोलिक्यूल्स में फ्रक्टोज पढ़ के जाना है, फिर बाद में पॉलीसेक्राइड में जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, लैक्टोज हो गया डाइसेक्राइड में, ये सब चीजें आपको एक बार पढ़ के जानी है। उसमें लिंकेज पढ़ के जाना है कि कौन कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, C1 C4 है कि C1 C6 है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। इसके अलावा अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, DNA तो पढ़ते रहते हैं यहाँ पे बायो में ही, लेकिन ये भी आपको देख के जाने चाहिए। ये क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर दे के जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81, ये D एंड E ब्लॉक का क्वेश्चन है, पेटेंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम पूछा गया किसमें किसमें है, तो सेम आप आराम से इसको जब लगाओगे, निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन करके, तो आपको पता चल जाएगा किसमें सेम आपको मिलेगा। इसके बाद में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया कि कौन क्या देगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इजी क्वेश्चन आ गया। मतलब मेरा मकसद ये जो दिखाने का था आपको कि यहाँ से आज भी अगर आप तैयार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, और यहीं से आप एक्सेल कर सकते हो। कम से कम 40 क्वेश्चन विद इन 30 डेज में आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। बस आप प्रेशर नहीं लेना है, आपको सीरियस होकर आपको बस खाली एफर्ट, मतलब कर्म करते जाओ। रिजल्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा। और वैसे भी अगर जो साल भर नहीं पढ़ाई की है, तो आप लोगों ने गिव अप तो कर ही दिया होगा कि भाई मेरा अब नहीं होगा। देखो जो फैक्ट है वही चीज़ है। बात बनाने की यहाँ पे मैं कह दूँ आपको 30 दिन में आप खत्म करके आप नीट निकाल दोगे, नहीं निकाल पाओगे भैया, ठीक है। 640 वाले नंबर लाना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब है सीरियस एफर्ट अगर आपने दिया होगा 8 महीने या 9 महीने, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे अच्छे से। बस ये है कि अगर जो आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लगभग 570 या 580 नंबर आ रहे हैं, या 600 आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 620 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है।
और अगर जो आपके 550-60 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप ये आराम से अटेम्प्ट करो, अभी से आप कर सकते हो। और देखो भाई, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने गिव अप कर दिया है और उनको लग रहा है कि अब मेरा नहीं होगा, उनके टेस्ट में भी नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज फील कर रहे हैं इस समय है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83। तो ये देखो यहाँ पे ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है कि लिमिटिंग रीजन वो रीजन होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, और जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन को वही डिसाइड करता है, इसीलिए उसको एलआर बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। 84 पे आइए। एंट्रोपी किसमें, देखो कितना इजी क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री, किसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगा? अरे भाई, जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी वही एंट्रोपी उसमें इंक्रीज कर जाएगी। अब आपको चेक करना था यहाँ पे लिक्विड से वेपर बना रहे हो, तो भाई लिक्विड से वेपर बनाओ तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मतलब ए वाले सारे ऑप्शन काट दो, और जैसे ही आपने ए वाले सारे ऑप्शन काटे, क्या हो गया? एक सेकेंड, लिक्विड से वेपर बना, अच्छा लिक्विड से गैस बना रहे हो, सॉरी, तो ये तो बात गलत है भाई। लिक्विड से अगर जो गैस बना रहे हो तो ये तो होगा सही है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि आपने गैस बना दी, और गैस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको आपने और कूल कर दिया तो वो और सॉलिड बन जाएगा भाई, और कूल कर दिया तो और सॉलिड बन जाएगा, तो उसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बी वाला तो नहीं होगा, मतलब ये वाला, ये दोनों आंसर आप काट दो। अब बस खाली आपको सी वाला चेक करना है, आपको सी नहीं डी वाला चेक कर लो, क्योंकि देखो सी दोनों में दिए हैं। डी वाले में देखो Cl2 से 2Cl बनना है, तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपने डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव देखी तो आपका आंसर तुरंत चमक गया, पहला आंसर यहाँ पे हो गया। सी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। और वैसे भी देखो, अगर जो आपने यहाँ पे डी पे ही काम कर लिया होता तो भी आपका काम, मतलब बी और डी पे काम कर लिया होता तब भी आपका काम यहाँ से चल जाता गाइस। ये क्वेश्चन हमारे 84 हो गए। 85 पे आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो द वैल्यू। एक्टिवेशन एनर्जी कब आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई? ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, यहाँ से ये होती है एक्टिवेशन, ये होती है फॉरवर्ड की, ये होती है बैकवर्ड की। तो डेल्टा एच अगर जो आपको पता है, डेल्टा एच क्या होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ये डेल्टा एच हमारा होता है। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिएंटेशन अगर जो आपको पता है तो उससे निकाल सकते हो। रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, हाँ ये भी आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो इसी से निकाल ही सकते हो आप। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा log K2 अपान K1, और यहाँ पे ये ई ए, और यहाँ पे क्या होता है 2.303 R, और यहाँ पे 1/T1, ये 1 ये -1/T2। अगर जो ये फॉर्मूला पता है तो देखो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ये सेकंड वाला मुझे लग रहा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करने चाहिए। ये देखो डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म करना है? जो स्टेबल हो, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको ज्यादा मिले वही आपको एल्कीन प्रिफर्ड करनी, वही एल्कीन आपको बनानी है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ, ये हैलोजिनेटिंग एजेंट है, ये हैलोजन को लगा देगा और ऐसी जगह लगाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक ये क्वेश्चन यहाँ से होगा 86 नंबर। फिर आते हैं 87 नंबर पे। ये देखो, ये गाइज मैंने अभी आपसे कहा था कि आप थर्मोकेमिस्ट्री में जो मैंने टॉपिक शुरुआत में बताए थे, तीसरा क्वेश्चन मुझे थर्मोकेमिस्ट्री का दिखा यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है, आपको वो टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए जो रिलेवेंट हो। ठीक है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम इतना प्रेशर। तो यहाँ पे 0 तो नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 2.303 nRT, और लॉग यहाँ पे क्या होता है V फाइनल अपान V इनिशियल, ये माइनस में होता है। निकाल लीजिए आराम से, यहाँ से वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस में होता तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वैसे तो लग ही रहा देखने से यहाँ पे। अच्छा, ये 20 से 10 किया गया है, तो मतलब फाइनल, अच्छा इनिशियल अपान फाइनल। देखो प्रेशर के टर्म में अगर जो है तो वो आप कर लेना, P1 V1 और P2 V2 से आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका माइनस में आएगा, और देखने से सिर्फ एक ही आंसर यहाँ माइनस का लग रहा है। बस R की वैल्यू आपको 2 कैलोरी यहाँ पे पुट करनी है। R यहाँ पे 8.314 नहीं पुट करना है आपको। कितने आसान क्वेश्चन है।
अगर आपने फार्मूला ही पढ़ा है तो भी आपके काम चल जाएंगे। इक्विलिब्रियम का दूसरा क्वेश्चन, अब बताओ इसमें क्या बताया जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछा गया है, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। आप क्वेश्चन अगर पढ़िए, इसी टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 बार क्वेश्चन आपके टिप पे हो जाएंगे। यहाँ पे ये KMnO4 वाला पूछा गया है, तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड है, तो मतलब डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तोड़ देगा और यहाँ पे क्या लगा देगा, ओइल ओ लगा देगा, मतलब यहाँ पे ओ लगा देगा। तो बेसिकली आंसर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये रिएक्शन जो है यहाँ पे फर्दर नहीं रोकेगी, एल्डिहाइड से डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये भी आप क्वेश्चन एक बार आपको अटेम्प्ट जरूर करके जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। 90 में यहाँ पे लैंथेनॉइड से क्वेश्चन, DNA ब्लैक, मैंने कहा था DNA ब्लैक का क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिल गया। डायमैग्नेटिक आपको पूछा है, तो लूसी गॉड, देखो लूसी गॉड, ये 3 आपको 4F में मिल जाएंगे, जिनमें आपका क्या यूज होता है। वैसे 4F में 7S और 4F यूज होता है, लेकिन इस केस में आपको 6D भी देखने को मिल जाता है, 6D भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं गॉड, लूसी गॉड, तो इससे आपको थोड़ा अवेयर रह के जाना चाहिए। और ये पूरी सीरीज अगर जो आप देखोगे सीरियम से लगा के आपको ल्यूटेशियम तक आपको देखने को मिल जाती है, 58 से लगा के 71 तक ये 4F सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही आपका जब 5F में जाओगे तो 90 से 103 तक आपको देखने को मिल जाता है। ये हो गया। इसके अलावा 91 में आ जाओ। अब देखो ये सीधे सीधे आपका, अगर जो आपने प्रैक्टिस की है साल भर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, इसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, बस मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये डायरेक्टली एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड वाला जो हेलो एल्किन वाला चैप्टर दिया है, डायरेक्ट आपको रिएक्शन वहां पे देखने को मिल जाएगी, इसको भी आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज देखा गाइस आपने, बहुत जबरदस्त वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग, अच्छा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आसान है, 32% एक्स है, मतलब ए और 20% B2, तो ये रिमेनिंग यहाँ पे जो है वो C है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे मास दिया है, तो मास से आप डिवाइड मारो, इसको डिवाइड मारो इससे एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। 94 का यही देखो सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वही वाला आ गया, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R और 1/T1 - 1, उससे आप आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अभी हमने कहा था कि एक्टिवेशन, उन्होंने पूछा था एक्टिवेशन एनर्जी किससे फाइंड आउट की जा सकती है, तो वो जो इक्वेशन है उससे निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मैंने कहा भी था ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगा के जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। और देखो यहाँ पे दिख गया आपको। 97 पे आते हैं, ये फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आ जाएगा तो बना लोगे, वहां पे कुछ ना कुछ आप ट्रिक वहां पे लगा के बन जाते। क्वेश्चन ऐसे हैं डिफिकल्ट नहीं पूछते वो लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये, अच्छा ये जो है अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था Q/F और यहाँ पे ये NX, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फैराडेज लॉ है फर्स्ट और सेकंड वाला, वहां से गाइस क्वेश्चन उन्होंने दिया है। बस Q की वैल्यू आपको I और T के टर्म में लिखनी थी। I यहाँ पे देखो दिया है और टाइम आपको 100 सेकेंड दिया है। इन्होंने क्या पूछा है, मास पूछा है ग्राम, तो N जो होता है वो एटॉमिक वो ग्राम वेट अपॉन एटॉमिक मास होता है यहाँ पे। तो एटॉमिक मास यहाँ पे कॉपर का दिया है और कॉपर का इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होता है, +2 होता है। इसको रख के आप सॉल्व करना, क्वेश्चन निकल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, मतलब देखो जो मैंने आपको चीजें बताई गए से उसी के आसपास आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस बार भी पेपर में कोई बिल्कुल इरेलेवेंट टॉपिक नहीं आएंगे, एकदम सेलेक्टिव टॉपिक रहते हैं, बस उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए कि हाँ जो मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक अपने आप खुद शेड्यूल आप बना लीजिए कि इस शेड्यूल को मुझे फॉलो करना है। ये चीज़ यहाँ पे आप देखिए आराम से। डाइपोल मोमेंट कितना आसान क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट अगर जो आपको निकालना आता है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से, तो वहां से आपको डाइपोल मोमेंट की चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर से देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। होमोलेप्टिक क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या दिया, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट हैज मोर देन वन काइंड। हाँ, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। यहाँ पे 2 टाइप के आपको लिगेंड देखने को मिल रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का मिल रहा है। तो होमोलेप्टिक ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है, लेकिन हेटेरोलेप्टिक जो होते हैं उसमें 2 टाइप के आपको लिगेंड देखने को मिलते हैं। देख के क्या लग रहा है गाइस आपको कि अभी जो क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो आपने पढ़ा नहीं है साल भर। अगर जो आपने एवरेज ही टाइम दिया है तो 2 घंटे,
2 घंटे ही आपने टाइम दिया तो भी आप ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने लगाया होगा, चाहे टेस्ट में लगाया हो, चाहे आपने अपने नोट्स में लगाया हो या नोट्स में करवाया गया क्वेश्चन हो। तो अभी मौका है 30 दिन का, अगर जो आपका अच्छा स्कोर गया है और आपने सिलेबस को एक बार थ्रोली रिवाइज किया है, ठीक से पढ़ाई की है, मतलब 2 घंटे भले ही आपने दिए हैं बट ठीक से पढ़ाई की है, तो अभी भी मौका है कि आप आराम से 40 कर सकते हो। 40 मैंने बोला है, 45 पूरे नहीं बोले हैं, 40 मैंने बोला है, 40 कर सकते हो यहाँ से हो, लेकिन एक्यूरेसी और स्पीड आपको मेंटेन करनी है। टेस्ट पेपर एनालिसिस करने का मतलब ही यही होता है कि आपको वो चीज़ें पता हो जाएं कि कहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा रहा है रिसेंट ईयर में। अब आप 2011, 12, 13, 14, 15 के लगाने बैठोगे तो क्या मतलब उसका बनेगा भाई, वो एरा कुछ और था, ये एरा कुछ और है। 20 के बाद में आप लगाइए, 20 ऑनवर्ड आप जितने भी लगा रहे हैं वो बेनिफिट आपको जरूर करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने रिसेंट जो है अभी रिसेंट हुआ नीट, तो रिसेंट नीट में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट हैं, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर जो मेरी बात पे यकीन नहीं है तो नीट 25 का पेपर आप जब हो जाए तो आप देख लेना कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें आपको खुद क्लियर हो जाएंगी। बस आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाइए, पेपर अटेम्प्ट कीजिए, कूल होके आराम से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको डिस्टर्ब नहीं होना है अपने आप में, डिस्टर्ब हो गए तो चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं गाइस फिर एक नए वीडियो के साथ में, फिजिक्स और बायो की वीडियो के साथ में जल्दी में लेके आऊँगा, एनालिसिस करूँगा 24 का, तो आप देख लेना, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा गाइस उसमें, ठीक है। तो फिर कीप स्टडी अच्छे से और हार्डवर्क भी करते रहिए, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बनेंगी नीट 25 में।